हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में फिर से कुछ नया डिस्कशन करते हैं, कुछ नया रिवीजन जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आइए देखते हैं कि इस वीडियो में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो फर्स्ट टर्म है वो है द हर्मेनेutiक्स ऑफ सस्पिशन। हर्मेनेutiक्स ऑफ सस्पिशन क्या है? ये एक मेथड है। किसका मेथड है? इंटरप्रिटेशन का मेथड है। मीन्स इट इज़ अ मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये कब आया? तो ये 20th सेंचुरी का मीन्स सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में ये टर्म आया। इसको क्वाइन किया पॉल रिशॉर ने। ठीक है, अब आपने इतना तो पता चलिए किसने क्वाइन किया, इसका ये टर्म होता क्या है एग्जैक्टली। हर्मेनेutiक्स ऑफ सस्पिशन में क्या है कि जो मीनिंग के अंदर मीनिंग है और जो टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट के अंदर जो मीनिंग छिपी हुई है उसको कौन निकाल सकता है? उसको निकाल सकता है सिर्फ एक नॉलेजेबल रीडर। अगर रीडर नॉलेजेबल नहीं है तो उसका मीनिंग निकल के नहीं आएगा और वो कुछ का कुछ मीनिंग निकाल देगा। सो इट मीन्स दैट कि हर्मेनेutiक्स ऑफ सस्पिशन इज़ अ मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड हु विल इंटरप्रेट? द पर्सन हु इज़ नॉलेजेबल। ठीक है, अब इसको क्वाइन किसने किया है? पॉल रिसॉर ने किया है। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, मीन्स और कौन लोग हैं? तो कार्ल मार्क्स आते हैं, फ्रेडरिक नीत्शे आते हैं, सिगमंड फ्रेड आते हैं, ईडी हिट्स आते हैं एंड मार्टिन हीडगर आते हैं। इससे लास्ट ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हर्मेनेutiक्स ऑफ सस्पिशन में कौन कौन लोग आते हैं। ठीक है, आप देखिए गुजरात सेट के एग्ज़ाम में क्या पूछा गया था कि जो हर्मेनेutiक्स है, हर्मेनेutiक्स का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली क्या है ये? तो जो हर्मेनेutiक्स का मतलब है, हर्मेनेutiक्स का कनेक्शन किससे है? ग्रीक गॉड से। ग्रीक गॉड जो कि ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन के गॉड है हर्मिस। ठीक है, वहाँ से हर्मिस से ही बना हर्मेनेutiक्स। और हर्मिस कौन है? गॉड ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, हर्मिस का और किस किस चीज़ से रिलीजन है, मीन्स किस किस चीज़ से और ये बिलोंग करते हैं? ट्रांसलेशन के गॉड है, इंटरप्रिटेशन के गॉड है। इसके अलावा ये ट्रेड के, वेल्थ के, लक, फर्टिलिटी, एनिमल हस्बेंड्री, स्लीप, लैंग्वेज, थीव्स एंड ट्रेवल्स के भी गॉड हैं। तो गुजरात के पेपर में ये पूछा गया था कि जो हर्मिस टर्म है, हर्मिस वर्ड है, इसी से बना हर्मेनेutiक्स। तो हर्मेनेutiक्स जो टर्म है ये हर्मिस गॉड से बना। हर्मिस किन किन चीज़ों से बिलोंग करती, तो भी मैंने आपको जितने भी टर्म बनाए इसको आप याद रखिएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। फ्रेंड्स, नॉर्थप फ्राई का एक बहुत ही फेमस वर्क है एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म। ये पब्लिश हुआ था 1957 में। इसका सब टाइटल क्या है? इसका सब टाइटल है 4 एसेज। ठीक है, अभी आपको इतना पता चल गया। सपोज दैट आपको इतनी ही नॉलेज होती है और ये सारा क्वेश्चन में दे दिया जाता। अब जो 4 एसेज हैं वो कौन कौन से, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो फर्स्ट है हमारा पार्ट वो है हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म। सब टाइटल है इसका अ थ्योरी ऑफ मोड्स। सेकेंड है एथिकल क्रिटिसिज्म, इसका सब टाइटल है अ थ्योरी ऑफ सिम्बल्स। थर्ड है हमारा आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म, जिसका सब टाइटल है अ थ्योरी ऑफ मिथ्स। रिटोरिकल क्रिटिसिज्म, लास्ट वन है हमारा रिटोरिकल क्रिटिसिज्म, इसका सब टाइटल है अ थ्योरी ऑफ जॉनराज। आप देखिए ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, नेट के एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। सपोज दैट उन्होंने आपको दे दिया हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, ठीक है, आप इसका या तो सब टाइटल पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए अ थ्योरी ऑफ मोड्स, या पूछेगा ये वर्क किसने लिखा, सो नॉर्थप फ्राई ने लिखा। ये कब पब्लिश हुआ? 1957 में पब्लिश हुआ। अब सब चीज़ें पता है सपोज दैट, और ये पूछ ले इसका सब टाइटल क्या है, तो इसका सब टाइटल है 4 एसेज। ठीक है, ये जो 4 एसेज हैं, 4 एसेज को बोला गया सैंडविच। सैंडविच क्यों बोला गया? क्योंकि इन जो ये जो 4 एसेज हैं ये बीच में है। इनके पहले एक पोलेमिकल इंट्रोडक्शन दिया गया और लास्ट में एक टेंटेटिव कंक्लूज़न दिया गया। तो मीन्स जो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ और जो टेंटेटिव कंक्लूज़न हुआ ये तो हो गए 2 पीसेस ब्रेड के। इनके बीच में जो 4 एसेज आए तो इन सबको मिला के ये क्या बन गया? सैंडविच बन गया। 4 एसेज हो गए हमारे पोटैटो, और जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूज़न हो गया वो हमारा हो गया ब्रेड।
तो आई एम श्योर कि अभी आपको उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। द लिटिल रिव्यू, ये एक बहुत ही फेमस मैगज़ीन है, ठीक है। अब ये पता होना चाहिए कि ये मैगज़ीन कहाँ की है। तो द लिटिल रिव्यू एक अमेरिकन मैगज़ीन है। इसको फाउंड किया था मार्गरेट एंडरसन ने, ठीक है, जिसने बहुत सारे लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क पब्लिश किए। कब से कब तक? 1914 से लेकर मई 1929 तक, मीन्स 1914 से लेके 1929 तक इस लिटिल रिव्यू मैगज़ीन ने बहुत सारे वर्क पब्लिश किए थे, ठीक है। मार्गरेट एंडरसन जो कि फाउंडर हैं इस मैगज़ीन के, उन्होंने एज़रा पाउंड और जेन हीप की हेल्प से बहुत सारे ट्रांसलेंटिक मॉडर्निस्ट के वर्क, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल राइटिंग, आर्ट, इन सब के वर्क को पब्लिश किया था, ठीक है। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो फ्रेंड्स, रजिस्टर टर्म सबसे पहले किसने यूज़ किया था? तो रजिस्टर टर्म सबसे पहले यूज़ किया था लिंग्विस्ट थे जो टॉमस बर्टाम रीड, 1956 में इन्होंने यूज़ किया था, ठीक है। और अब इस टर्म का मतलब क्या होता है? तो रजिस्टर टर्म का मतलब है एग्जैक्टली आ रजिस्टर इज़ अ वैरायटी ऑफ अ लैंग्वेज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और इन अ पर्टिकुलर सोशल सेटिंग। देखिए, रजिस्टर टर्म का मतलब है कि आपके पास बहुत वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस की आपके पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। वैरायटीज़ का मतलब इधर पे ये है, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। जैसे कि जब आप फॉर्मल किसी से फॉर्मल सेटिंग में बात करते हो तो वहाँ पे जो इंग्लिश स्पीकर होता है वो सारे फीचर्स का याद रखता है, मीन्स प्रेस्क्राइब्ड ग्रामर, मतलब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का यूज़ करता है। कहाँ पे इन्फिनेटिव टू आना है, कहाँ पे आईएनजी फॉर्म आता है, कहाँ पे हैज़ हैव आना है, कहाँ पे वुड लगाना है कि विल लगाना है। जब कौन सी सेटिंग होती है? फॉर्मल सेटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद जब इनफॉर्मल सेटिंग होती है, जब अपनी फ्रेंड से बात करता है, तो फ्रेंड से बात करते समय वो बंदा बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हो जाता है। उस टाइम वो रूल्स रेगुलेशन पंक्चुएशंस का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता और नॉर्मल अपनी बात बोलता जाता है, फिर चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, चाहे कितनी भी बार रिपीटिशन क्यों ना हो जाए। लेकिन जब फॉर्मल सेटिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो आपके पास वैरायटी है, किस सिचुएशन में, किस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किस वैरायटी को यूज़ करो। जैसे वैरायटीज़ ऑफ क्लॉथ्स होते हैं, जो शादी में जाना है तो हमें इस वैरायटी के कपड़े पहनने हैं, पार्टीज़ में जाना है, नॉर्मल पार्टीज़ में तो ये पहनना है, घर में रहना है तो ये पहनना है। तो अभी आपको समझ आया कि एग्जैक्टली रजिस्टर टर्म क्या होता है। इम्पॉर्टेंट बहुत है, इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में और आगे पढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि एग्जैक्टली माय वीडियोज़ आर हेल्पिंग यू और नॉट। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा सजेस्टोपीडिया। सजेस्टोपीडिया क्या है? सजेस्टोपीडिया एग्जैक्टली टीचिंग मेथड है जिसको डेवलप किया था बुल्गारियन साइकोथेरेपिस्ट जिनका नेम है गॉर्गी लोज़ानो, ठीक है। इसको एग्जैक्टली फॉरेन लैंग्वेज को जब लर्न किया जाता है, इसको सीखा जाता है, इसको मोस्टली तब इस टर्म को यूज़ किया जाता है। ये एग्जैक्टली बेस्ड किस पे होता है? ट्रस्ट पे बेस होता है। सपोज दैट कि कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो फॉरेन लैंग्वेज सीख रहा है, ठीक है, तो वो उस बात पे विश्वास करेगा कि वो जो सीखने की कोशिश कर रहा है वो ज़रूर एक ना एक दिन काम करेगी वो टेक्निक और मुझे वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, मीन्स मुझे फॉरेन लैंग्वेज अच्छे से आ जाएगी। तो यहाँ पे ये टर्म हो जाता है सजेस्टोपीडिया। मतलब ये बेस्ड किस में है? ये ट्रस्ट पे बेस्ड है, प्लस ये फॉरेन लैंग्वेज सीखने जब सीखा जाता है, ये उसका मतलब है। और एग्जैक्टली सजेस्टोपीडिया इज़ अ टीचिंग मेथड। किसने दिया? मैंने अभी आपको नेम बताया कि गॉर्गी लोज़ानो ने दिया इसको। ये एग्जैक्टली बेस है जॉय एंड इजीनेस पे। इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो है जॉय एंड इजीनेस। जॉय एंड इजीनेस का मतलब है कि आप आराम से सीख रहे हो, आपको विश्वास है कि हाँ मैं धीरे धीरे सीखूंगा और मैं सीख जाऊंगा, जिसमें आप इंजॉय भी कर रहे हो और आपको चीज़ वो ईजी भी लग रही है सीखना। तो ये टर्म है सजेस्टोपीडिया। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ। देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नियो
अरिस्टोटेलियनिज्म क्या है? तो नियो अरिस्टोटेलियनिज्म में कौन कौन आते हैं? तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम लोग इस टर्म जान लें कि नियो अरिस्टोटेलियनिज्म एग्जैक्टली है क्या। तो इस टर्म का मतलब है कि ये टर्म फोकस करता है, किस में फोकस करता है कि कोई भी मैथडोलॉजी जो स्पीच के पीछे यूज़ हुई है। मतलब मैं और इजी लैंग्वेज में समझाऊँ, आपको कभी किसी की बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और आपको ऐसा लगता है कि मैं इसकी बातें सुनती ही रहूं, कभी ये बोलना बंद ही ना करे। किसी किसी को कोई स्पीच देता है, कोई ओकेज़न में बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो किस तरीके से बोल रहा है, उसका जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो क्या है, वो बोलने में कितना पॉज ले रहा है, उसने किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस किया, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी। तो इस स्पीच उसने जो स्पीच दी, इसके पीछे उसने कौन सी रिटोरिक चीज़ यूज़ की, उसके पीछे कौन सी मेथडोलॉजी उसने यूज़ की थी, जिसकी वजह से उसकी जो स्पीच थी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हो गई। ठीक है, जब उसने अपने आइडिया ऑडियंस के सामने कन्वे किए तो कितना ज़्यादा इम्प्रेसिव था। तो उसके पीछे क्या चीज़ थी ऐसी, उसने किस किस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया, इस पे फोकस करना, इस चीज़ को एनालाइज करना, इट इज़ कॉल्ड नियो अरिस्टोटेलियनिज्म। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से लोग आते हैं और एग्जैक्टली इसको प्रोपगेटेड किसने किया? इसको प्रोपगेटेड किया शिकागो स्कूल के पोइट्स ने, जिसमें आते हैं R.S. क्रेन, एल्डर ओल्सन, रिचर्ड मैक्यून, वेन सी बूथ एंड अदर्स। ये आप ध्यान रखिएगा, सारे टर्म्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। फ्रेंड्स ये बताइए, स्पीच एक्ट थ्योरी किसने दिया? अभी तैयारी हो गई होगी, एग्ज़ाम कल है आपका, आपको पता होगा। तो स्पीच एक्ट थ्योरी दी थी जॉन ऑस्टिन ने, जेन ऑस्टिन नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जेन ऑस्टिन की स्पेलिंग है JANE, बट यहाँ पे जॉन ऑस्टिन मतलब JOHN, जॉन ऑस्टिन ने इस टर्म को दिया था। अपने किस वर्क में दिया था? तो इनका एक पोस्ट मसली बुक आई थी, हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स, जो कि पब्लिश हुई थी 1962 में। उस बुक में इन्होंने इस टर्म को दिया था स्पीच एक्ट थ्योरी। अब आप ये याद रखिएगा कि जॉन ऑस्टिन ने दी थी, इनकी बुक पोस्टमसली आई थी। ठीक है, इनकी थ्योरी को एक्सपेंड किसने किया, आगे जाके और भी ज़्यादा एक्सप्लोर किसने किया? तो वो किया था जॉन सिरले ने एंड HP ग्राइस ने। आप ये भी याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।